दिस क्लास हम मिनरल्स की इंपॉर्टेंस जानेंगे स्पोर्ट्स में, नॉलेज गेन करेंगे बायोलॉजिकल मार्कर्स यानी कैसे टेस्ट होती है एंड क्या होना चाहिए एक्चुअल वैल्यूज, अगर कमी होती है तो क्या कैसे हमें पहचाना जाएगा, एंड फाइनली क्या रिकमेंडेशंस है विद डाइटरी सोर्सेज। ये हमारी मेन आउटकम्स होंगी इस सेशन की। तो इनिशियली इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी, देन क्लासिफिकेशन जिसको मैं कैटेगरी बोल रही हूँ, देन फूड सोर्सेज, एक्सरसाइज की रिलेशन पे क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मिनरल्स जो है क्या मैंने रखते हैं ये देखेंगे हम। देन बायोमार्कर्स देखेंगे कि जैसे यूरिन में हो गया या ब्लड में हो गया कि क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें दिखेगी, हम पहचान पाएंगे एंड किसको कैसे पहचाननी है। recommended dietary allowances for these minerals and of course finally the takeaways। इस takeaway में मैं क्या करा है, मैं electrolytes की 2-3 स्लाइड्स मैंने यहाँ रखा है क्योंकि कल की क्वेश्चन थी तो I have tried to include that here also, right। आपको ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यानी मिनरल्स हैं ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं एंड बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें नेचर में मिल जाता है, एंड जो हमें पाया जाता है थ्रू डाइटरी सोर्सेस वो हमें मिलती है फ्रॉम सॉइल। जैसे सॉइल यानी जहां पे हम उगाते हैं सब्जियों को, फल को या कोई भी फूड सोर्स, उस फार्म में अगर अच्छी सी न्यूट्रिएंट्स होती है तो हमें वो अच्छे से मिल जाती है फ्रॉम दी फूड। अगर सॉइल अच्छा नहीं है विथ मिनरल्स देन हमारा जो डाइटरी सोर्सेस है उसमें भी कमी होगी, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। When it comes to function, ये सारे जो मिनरल्स जो हैं हमें लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बोन्स मसल्स जैसे अनेक बॉडी टिश्यूज को बिल्ड करने में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। मेटलो एंजाइम्स यानी कि क्योंकि ये मिनरल्स और मेटल्स बोलते हैं इसको कहते हैं मेटलो एंजाइम्स। एंजाइम्स आपको पता है कि ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑल द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। मोस्टली ये आयोनिक फॉर्म में मिलते हैं इसीलिए इसको मेटलो एंजाइम्स भी बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। बट हमें ये प्रोवाइड करेगी यानी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगी। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो हमें कैलोरी सोर्स नहीं है, ये सिर्फ हमें मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी में काम करेगा बट कैलोरी नहीं देगी या एनर्जी सोर्स नहीं बनेगी। मेजरली इसका 2-3 हैं ह्यूमन बॉडी में एंड वो हम कि मिनरल्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। सोडियम, पोटेशियम, ये 3 चीजों को हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। पी को पोटेशियम, सी को कैल्शियम, Mg को मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सारे चीजें किसके अंडर आता है, मैक्रो एलिमेंट्स के अंडर आता है। वैसे ही ट्रेस एलिमेंट्स में हमें आयरन, Fe आयरन कहते हैं, Zn जिंक, Cr क्रोमियम, I2 यानी आयोडीन, Se सेलेनियम, ये सारे एग्जांपल्स है ट्रेस एलिमेंट्स के जो जनरली हम स्पोर्ट्स में बहुत कॉमनली डिस्कस होते हैं एंड इसका रोल है। तो पहले हम देखते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस में ये जो मिनरल्स हैं इनमें से 5 में से कोई एक काम तो जरूर करेगा, जैसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कोफैक्टर रहेगा या मसल कंट्रैक्शन में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती है या नर्वस फंक्शन में काम करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में या सिंथेसिस में इसका रोल होता है, इम्यून फंक्शन या एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन करता है या बोन मेटाबॉलिज्म में। तो हम देखते हैं ये सारे जो मिनरल्स हैं इसको हम मैक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, ये क्या क्या जगह पे हमें काम करती है। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है यानी सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम हमें मेजरली किस में काम ज्यादा करेगा, वन इज नर्वस फंक्शन, मसल कंट्रैक्शन एंड बोन मेटाबॉलिज्म कैल्शियम की जगह पे। वैसे मैग्नीशियम का अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा रोल मैग्नीशियम का हम देखते हैं जहां पे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, नर्वस फंक्शन में,
मसल कंट्रैक्शन में, एंटीऑक्सीडेंट या इम्यून फंक्शन में एंड बोन मेटाबॉलिज्म में इसकी भूमिका है। हालांकि जब आयरन की बात होती है तो ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म एज अ कोर फैक्टर काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है जो हीमोग्लोबिन बनाती है या बनाने में मेजर रोल निभाता है वो है आयरन। इसके साथ साथ इम्यूनिटी और बोन मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, बट ये बोन मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली नहीं होता। ये बिल्कुल जो स्टार मार्क है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट काम करते हैं, डायरेक्टली कोई भी रोल नहीं है बोन मेटाबॉलिज्म में। जैसे जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, ये सारी चीजों में। सो आपके स्क्रीन पे एक ब्रीफ आउटलाइन है कि स्पोर्ट्स में ये क्या रोल करता है, स्पोर्ट्स में ही नहीं अदरवाइज ऑल्सो इसके मेजर फंक्शंस यही हैं। हम आगे चलते हैं फूड सोर्सेस पे। अगर फूड सोर्सेस में देखते हैं, पहली चीज है सोडियम हम सबसे ज्यादा मिलती है नमक से, राइट। नमक के बाद अगर कोई भी एक फूड सोर्स है देन वो सी फिश होंगे, मतलब समुद्र की मच्छियां। ये टंग है शीप का, किडनी ऑफ गोट, शीप, काउ, ये सारी चीजें, क्लोज, एग। अगर आप देखेंगे तो थोड़े से हमें कॉन्डिमेंट्स आए हैं, मेजरली सी फिश है, नॉन वेजिटेरियन फूड है एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सोडियम के सोर्सेस हैं। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि सोडियम सिर्फ हमें नमक से मिलेगा, फूड सोर्सेस भी हैं जहां पे हमें नमक मिलेगी, सॉरी सोडियम मिलेगी। तो इसको बायोमार्कर क्या है? अगर हमें देखना है कि सोडियम हमारे शरीर में सही मात्रा में है तो हम या ब्लड टेस्ट करेंगे या यूरिन टेस्ट करेंगे। लेकिन यूरिन का जो टेस्ट होगा वो हमें कलेक्ट करने पूरे एक दिन, यानी 24 आवर्स का यूरिन को कलेक्ट करके उस यूरिन सैंपल को लेके टेस्ट करते हैं कि सोडियम शरीर में सही मात्रा में है कि नहीं। अदरवाइज एक और तरीका वो जनरली होती है, वो है कि ब्लड में ले लिया, ब्लड से हमें पता चलेगा कि कितना हमारे शरीर में सोडियम है एंड जो इंटरवल, रेफरेंस इंटरवल जितना हमारे शरीर में होना चाहिए इन द ब्लड वो है 136 to 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इससे कम भी नुकसान करेगा, इससे ज्यादा भी नुकसान है। अगर यूरिन में 40 and 220 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे फॉर मेल एंड फीमेल में 27 to 287 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे मिलती है, then it is normal. Any range below this or above is going to be harmful. तो अगर सोडियम टोटल बॉडी लेवल्स कम हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी हमारी जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज है वो नीचे हो जाते हैं। नीचे मतलब जनरली नॉर्मल हाइपोटेंसिव केस को बोलते हैं 90 to 60, 90/60। लेकिन इससे जब चला जाता है देन इसको कहते हैं हाइपोटेंसिव केस। हाइपरटेंशन आपको पता ही है, अबव 40 इयर्स नॉर्मली तो 120/80 रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल देन इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। लेकिन एज एज प्रोग्रेसेस सीनियर सिटीजन्स या अबव 40 या 50 जनरली ये कहते हैं, अबव 60 एक्चुअली 140/90 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। रही बात सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ आती है एक एथलीट की सोडियम लेवल्स पे। अगर एथलीट ने बहुत ज्यादा स्वेट करा एंड स्वेट में उनको सोडियम लॉस हुआ है, उन्होंने सोडियम को भरपाई नहीं करा, देन हाइपोनेट्रिया में चला जाता है। अगर ऐसा होगा देन उनको नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक की सिम्टम्स होती है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि 1000 केसेस रिपोर्टेड है जहां पे उनको डेथ भी हुई है, बट जनरली ये नहीं होता। दिस इज रियली वेरी वेरी रेयर, क्योंकि हमारी बॉडी जो होता है इसका थर्स्ट मैकेनिज्म जो हम कहते हैं, हमें बॉडी फिजियोलॉजिकली हमें ट्रिगर करती है, बोलती है कि आप पानी पियो एंड इसके साथ साथ आप कोई भी ऐसी चीज खाओ जहां पे वो सोडियम रिच हो। सो ये है, अगर इन केस कोई भी एथलीट आपके लगता है कि हल्का सा भी, जरूरी नहीं कि हर बार जो वॉमिटिंग की सेंसेशन हो या उल्टी हो गया या हेडेक हो गया इसका मतलब है कि सोडियम है। बहुत सारे कारण हैं, हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसलिए हमें ब्लड
टेस्ट करके ही ये आइडेंटिफाई करेंगे, हम खुद अपना इंटरवेंशन नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इन केस आपको लगता है टू बी ऑन अ सेफर साइड, एज अ कोच आप क्या कर सकते हो, आपके एथलीट्स को कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप बिल्कुल नींबू पानी पी लेना, इससे सस्ता और टिकाऊ इलाज इसके लिए कुछ और नहीं। कभी कभी ये हो जाता है कि ये सोच के कि ज्यादा नमक चाहिए या सोडियम चाहिए, ज्यादा कंजम्पशन हो जाता है या शरीर में काफी ज्यादा सिर्फ वाटर की या फ्लूइड की लॉस हो जाता है। उस केस में क्या होगा, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरनेट्रिमिया, जहां पे ब्लड में ज्यादा सोडियम रहता है। अगर ऐसे कंडीशन है वो भी बहुत ही हानिकारक है। क्या होगा, सारे सेल्स के अंदर जितनी भी पानी होनी चाहिए वो सारा चीज खींच लेगी, तो सेल्स क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। जब सेल्स श्रिंक हो रहे हैं इसका असर ब्रेन पे भी पड़ेगा एंड ब्रेन के सेल्स भी श्रिंक हो जाएंगे एंड इसकी वजह से कोमा में जा सकते हैं एंड मेंटल स्टेटस को खो बैठते हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कैसे हम सोडियम स्टेटस को मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है फॉर एन एथलीट ये परफॉर्मेंस में असर करेगा, इसीलिए दिस इज वन मिनरल जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी हम देखते हैं, क्योंकि हमने पहले ये बताया था सोडियम इलेक्ट्रोलाइट में से एक इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तो क्या होना चाहिए हमारी डेली डाइट में, हमारी डेली डाइट में जो सोडियम का इंटेक है वो नमक से हो या डाइटरी सोर्सेस से हो, ये होनी चाहिए 2000 मिलीग्राम्स। याद है हम क्लास पे कल डिस्कस कर रहे थे कि जो चीजें कम मात्रा में चाहिए होंगी वो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स, सोडियम भी एक मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मात्रा जो हमारी जरूरत होगी वो मिलीग्राम्स में होगी, लेकिन 2000 इसका मतलब 2 ग्राम। 2 ग्राम की सोडियम एक दिन में जनरली काफी होती है until and unless the athlete is a very salty sweater, right? So next चलते हैं पोटेशियम की ओर। पोटेशियम की फूड सोर्सेस हैं ये सारे, ये आपको पीडीएफ में दे दूंगी, सो यू नीडंट वरी, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ, राइट? अब बस क्योंकि टाइम की वजह से मैं थोड़ा जल्दी स्किप करूंगी ऐसे स्लाइड्स जहाँ पे फूड सोर्सेस हैं, बट बेसिकली बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो इसमें दाल दिख रहे हैं हमें एंड कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस दिख रहे हैं। तो इसको टेस्ट कैसे करें? हम टेस्ट कर सकते हैं थ्रू ब्लड एंड थ्रू यूरिन, जैसे हमने सोडियम को कर सकते हैं वैसे ही हम पोटेशियम को भी कर सकते हैं। एंड ब्लड के जरिए अगर हम पोटेशियम को देखना है कि वो सही मात्रा में है कि नहीं हमारे शरीर में, तो रेफरेंस इंटरवल ये है। मेल के लिए ये 3.5 to 4.5 एंड फीमेल के लिए 3.4 to 4.4 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, ठीक है, ये रेफरेंस इंटरवल्स हैं। एंड अगर वो यूरिन में हम देखते हैं कि कितना पोटेशियम होना चाहिए जो नॉर्मल रेंज में है, तो वो इट मस्ट बी बिटवीन 18 to 58 मिली इक्विवेलेंस पर डे इन मेल एंड 25 to 125 मिली इक्विवेलेंस पर डे इन फीमेल। जैसे सोडियम में अबनॉर्मलिटीज होंगे वैसे ही पोटेशियम में भी अबनॉर्मलिटीज होंगे अगर हमने सही मात्रा में पोटेशियम को खाने में नहीं लिया तो। अबनॉर्मल सीरम लेवल्स यानी ब्लड में अगर कम होता है देन कार्डियक अरिथमियास होते हैं। ये दिस आई वांट टू स्टॉप एंड गिव यू वन एग्जांपल। मेरा एक एथलीट है हु इज अ पोल वॉल्टर, उनका ही इज गॉट दिस कंडीशन कार्डियक अरिथमिया। तो इनका हमें नॉट ओनली फूड बट ट्रेनिंग को भी इनको हम कोच के साथ बैठ के रीस्केड्यूल करते हैं सो दैट उनका कार्डियक अरिथमिया या उनकी कोई भी ऐसी इश्यू ना हो जहां पे इनका फटीग हो। एंड ये बच्चे जो है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ वो जल्दी थक जाते हैं एंड काफी इनकी दिक्कतें होती हैं, हार्ट बहुत जल्दी रेस हो जाता है, ब्लड प्रेशर रेस हो जाता है जो जनरली नॉर्मली नहीं होना चाहिए जहां पे एक एथलीट को 7-8 इयर्स के ऊपर ट्रेनिंग चल रहा हो। सो पोटेशियम किसी किसी में ज्यादा हो जाता है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर इन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। फिजियोलॉजिकली कोई गड़बड़ है देन पोटेशियम ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बट अदरवाइज हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पोटेशियम जब हम खाते हैं तो
बहुत ही नॉर्मल वैल्यूज में अंदर ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम हमारी हार्ट बीट में बहुत ज्यादा भूमिका रखती है। बताती है। एंड पैरालिटिक इलियस, इलियस यानी हमारी स्टमक जो है, दिस पोर्शन, अगर आपको यहाँ पे जो पोर्शन यहाँ ग्रे की दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे डैमेज हुआ है पैंक्रियास के पास, इसको कहते हैं पैंक्रियास इलियस। ये भी हो सकता है जहां पे पोटेशियम के लेवल्स अबनॉर्मल। तो आरडी कितना होना चाहिए, ये भी जैसे पोटेशियम है, ये भी मिलीग्राम पर डे पे मेजर होगा। फॉर मेल इट इज 3500 मिलीग्राम्स एंड फीमेल ऑल्सो 3500 मिलीग्राम्स, यानी 3.5 ग्राम पर डे। वैसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में रिकमेंडेशंस नहीं दिया गया फॉर यंगर जनरेशन, यानी 18 ईयर से कम वाले लोगों को अभी हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जहां पे पोटेशियम का हम रेंज दे सके, बट वी कैन कीप इट क्लोज टू 3500 मिलीग्राम्स पर डे या 3.5 ग्राम्स पर डे, राइट। ये सोर्स जितनी भी मैं आरडीए कल की बात कर रहा एंड आज की बात कर रही हूँ, उसका सोर्स है हमारी लेटेस्ट आरडीए की गाइडलाइंस जो एनआईएन ने पब्लिश करा है। नेक्स्ट चलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की जो फूड सोर्सेस हैं, ये थोड़े से हटके फूड सोर्सेस हैं जो रेगुलरली हम कंज्यूम नहीं करते हैं। जो लोटस स्टेम है, बहुत कम कंजम्पशन होती है, कुछ कुछ बेल्ट्स में ही मैंने देखा है कि लोटस की स्टेम खाते हैं एज अ रेगुलर फूड। दूसरे कुछ ही जगह पे बनाना की फ्लावर एंड लीव्स खाते हैं। सो ये दो चीजें बहुत ही हटके हैं जो रेगुलर कंजम्पशन में नहीं है। ये अच्छा होगा अगर हम ये चीज आदत डालें, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हम रेगुलरली हम खाते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर क्लोरीन की फिजिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं देखा गया है किसी में जहां पे क्लोरीन की डेफिशिएंसी हो। बट मैं यहाँ रुक के एक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे एथलीट्स में, एटलीस्ट इन द डेवलपमेंटल स्टेज एंड एलीट लेवल, मैंने ये देखा है कि इनकी जो क्लोरीन की रिकमेंडेशन से या रेफरेंस इंटरवल से हल्का सा वो कम होता है। पहले रेफरेंस इंटरवल्स देखते हैं। I have reference intervals. No, I don't have a reference interval right now. मैं आपको शेयर कर दूंगी। रेफरेंस इंटरवल जब हम कहते हैं, जनरली जो मैंने एथलीट्स के साथ काम करके इनके रिजल्ट्स मैंने देखा है, इट इज इन दी किडनी फंक्शन टेस्ट जो आती है, इसमें 101 to 104 तक जनरली इसका रेफरेंस इंटरवल है, सेम लाइक मिली इक्विवेलेंस पर डे। बट बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो 99 to 100 भी है, बट इनका कोई भी ऐसे सिम्टम मैंने नहीं देखा अभी तक। बट इससे कम भी कभी मैंने कोई एथलीट में नहीं देखा जहां पे क्लोरीन की डेफिशिएंसी। क्लोरीन इसको जनरली मिलीग्राम पर डे ही माना जाएगा, बट ऐसा है कि जो रीसेंट हमारी गाइडलाइंस में क्लोरीन ऐसे एक मिनरल है जहां पे वो रेफरेंस यूनिट्स जो है वो ग्राम में दिया गया है। इसको हम कन्वर्ट भी कर ले मिलीग्राम्स पर डे, वो हम को ये मिलेगा कि 2300 फॉर ऑल द एज ग्रुप्स अक्रॉस जेंडर्स, मतलब मेल फीमेल में भी सेम है। ग्राम की हिसाब से अगर देखेंगे तो 2.3 ग्राम्स पर डे क्लोरीन की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की जो फूड सोर्सेस हैं, दिस इज वेरी सिमिलर टू सोडियम एंड इसके बायोमार्कर्स जो हैं वो ब्लड मार्कर्स से भी पता चलेगा एंड यूरिन मार्कर्स से भी पता चलेगा। रेफरेंस इंटरवल फॉस्फोरस के लिए ये 2.5 to 4.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है। अगर यूरिन में देखते हैं देन इट इज 0.4 to 1.3 ग्राम पर डे।
क्योंकि ये 24 आवर्स की है रेफरेंसेस, जब भी आप नोटिस कर रहे हो यूरिन इन 24 आवर्स, तो आपका रेफरेंस इंटरवल पूरे दिन की ही आती है। तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, अगर फॉस्फोरस की काफी ज्यादा कमी होती है देन क्या होगा, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द लिम्स होंगे, लिम्स यानी कि हाथ एंड पैर में, मसल वीकनेस काफी होगा, सीजर्स होंगे यानी फिट्स जैसे हालात, एंड कई में फॉस्फोरस की कमी की वजह से पैरालिसिस भी का भी असर हुआ है। I will answer your questions later by the end of it. अभी फिलहाल किसी ने पूछा था कि क्लोरीन की कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसे बायोमार्कर, जनरली इसको ब्लड के जरिए, जैसे पोटेशियम क्लोरीन लेते हैं इन केएफटी, वैसे ही एक होता है, राइट। बहुत ही वेरी रेयर कंडीशन बट सिवियर कंडीशंस में फॉस्फोरस की बहुत ज्यादा कमी में कोमा में चले जाते हैं, किसी किसी का डेथ भी हुआ है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर कि सिर्फ फॉस्फोरस की वजह से कोई कोमा एंड डेथ की नजदीक पहुंचा हुआ हो, बट हाँ हो सकता है। तो आरडीए क्या होगा, आरडीए सबके लिए सेम है, फॉस्फोरस अक्रॉस एज ग्रुप्स एंड जेंडर, एक दिन में हमें 1000 मिलीग्राम पर डे कंज्यूम करना है या 1 ग्राम पर डे कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम क्योर। कैल्शियम हमें पता है कि हमें दूध से एंड दूध की प्रोडक्ट से तो वैसे मिलता है, ये सब हमें पता है, बट इसके अलावा हमें जैसे रागी है, कुछ बेल्ट में रागी एक स्टेपल डाइट है सीरियल की तरह, जैसे गेहूं खाया जाता है वैसे रागी भी खाया जाता है एज ए स्टेपल डाइट, एंड हरी पत्ते की सब्जियां सब में कैल्शियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, इन एडिशन क्रैब एंड ऑल शेलफिश। तो कैल्शियम बायोमार्कर्स कैसे होंगे, इसको हम ब्लड से देख सकते हैं कि क्या ये हमारे शरीर में कमी है कि नहीं, एंड इसका रेफरेंस इंटरवल होनी चाहिए बिटवीन 8.6 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर कैल्शियम कमी हो जाती है देन एथलीट पे बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि ये एथलेटिक्स यानी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का मतलब है कि यू हैव टू हैव हेल्दी बोन्स, यू हैव टू हैव हेल्दी मसल। कैल्शियम क्या करेगा, उस हेल्दी मसल बोन को रखेगा एंड अच्छे से मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन के बारे में कि जो है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है कैल्शियम। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी आंसर नहीं करूंगी, प्लीज कीप योर क्वेश्चंस, मैं एट द एंड करूंगी बिकॉज आई हैव टू फिनिश द सेशन बिफोर योर 10 o'clock। वैसे देखा जाए तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे हमें देख के किसी को पता नहीं चलेगा कि कैल्शियम की कमी है, बट अगर हमने ब्लड टेस्ट करा तो हमें पता चलेगा। इसके साथ साथ कुछ कुछ सिम्टम्स है जो हमें एक तजुर्बा दे सकता है कि कैल्शियम की कमी है, जैसे लो बोन मिनरल डेंसिटी की टेस्ट होती है, उससे पता चलेगा। हाइपरटेंशन भी एक चीज है जहां पे कैल्शियम की वजह से हो सकता है। इम्पेयर्ड मसल यानी मसल जल्दी जल्दी थक जाना एंड इनकी अच्छे से मसल कंट्रैक्शन नहीं होना, मसल क्रैम्पिंग, टेटनी एंड कन्वल्शंस। टेटनी एंड कन्वल्शंस ये अगर आप समझाने के लिए मैं कह सकती हूँ फिट्स जैसे होंगे। तो आरडीए क्या होगा, आरडीए जो मेल एंड फीमेल का है वो नॉर्मल है फॉर 800 मेल एंड फीमेल, एंड फॉर द लोअर एज ग्रुप जैसे अर्ली टीन्स में वो शुरू होता है 650 पे एंड लेट टीन्स पे वो पहुंचता है 850 पे। आपको पता है कि जैसे जैसे ये प्यूबर्टल स्टेज पे आता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बोन का बहुत ज्यादा रोल है, तो पूरा जो रिक्वायरमेंट है इसीलिए टीन्स पे धीरे धीरे बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के सोर्सेस आपके सामने हैं। मैग्नीशियम अगर देखा जाए मेजरली ये सीड्स जैसे जीरा हो,
सनफ्लावर सीड्स हो, पॉपी सीड्स यानी इसको क्या बोलते हैं, पॉपी सीड्स आप याद रखना, वी विल डिस्कस दिस पॉपी सीड्स एट द एंड ऑफ द क्लास। बाकी सब तो आपको आप लोग पहचान सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ओमम नहीं पता, ओमम है हींग, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम के बायोमार्कर पे। जनरली मैग्नीशियम भी ब्लड के जरिए ही टेस्ट करा जाता है, एंड 3 to 5 मिलीमोल्स पर डेसीलीटर इन द यूरिन, इसको हम गुड स्टेटस मानते हैं, जो रेफरेंस इंटरवल है। अगर फ्री मैग्नीशियम हमें ब्लड टेस्ट में 0.45 to 0.6 मिलीमोल्स पर लीटर मिलता है, उस रेंज के अंदर अंदर आ जाता है, देन वो नॉर्मल रेंज है। तो क्या क्या चीजें मतलब साइंस एंड सिम्टम्स हैं अगर मैग्नीशियम कम हो जाता है हमारी शरीर में? पहली चीज है मसल वीकनेस एंड स्पास्म्स, कंफ्यूजन, भूख ना लगना, न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी आपकी जो नसें हैं, नसें सही से नहीं काम करना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। इसके साथ साथ साइकोलॉजी के ऊपर भी असर होता है जब मैग्नीशियम की कमी होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, नर्वसनेस हो गया, हैलुसिनेशन, साइकोसिस, ऐसे साइकोलॉजी के असर होने वाली एक मिनरल है मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अच्छे से इसको सही मात्रा में, ना ज्यादा ना कम, सही मात्रा में हम मैग्नीशियम को हमारे खाने में सप्लीमेंट करें। तो आरडीए क्या होगा? आरडीए मेल के लिए 440 है एंड फीमेल के लिए 370। वैसे अडोलेसेंस के लिए आप देखेंगे तो लोअर अडोलेसेंट एज पे 345 है, एंड जैसे जैसे ये लोग टुवर्ड्स अडल्टहुड होते हैं वो अडल्ट मेल के समान हो जाता है। वेरएस फॉर फीमेल, ये जो जैसे ये लोग अडोलेसेंस, लेट अडोलेसेंस टुवर्ड्स अडल्टहुड चले जाते हैं, वो नॉर्मल अडल्ट से ज्यादा मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम आपको फॉर फीमेल इसीलिए बिकॉज ऑफ द रोल इन आयरन सिंथेसिस। नेक्स्ट चलते हैं आयरन पे। ये है आपका सोर्सेस। सबसे बेस्ट सोर्स ये है स्प्लीन, गोट का। इस मैंने से गोट का स्प्लीन अगर हम कंपैरिजन ही कर लें, 100 ग्राम्स में गोट स्प्लीन, अगर 100 ग्राम्स गोट स्प्लीन किसी ने खाया है तो उनको 58 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन मिल जाएगा। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो 28 के आसपास है फॉर फीमेल, मतलब डबल क्वांटिटी मिल जाएगी। इतना ज्यादा हाई वैल्यू आयरन सोर्स है। ये सारी चीजें भी हमें मिलेगी, बट इसका कंपैरिजन में कोई नहीं। आपको आयरन से बात कर रहे हैं, एक एथलीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आयरन जो है ये हमारी आरबीसीज पे काम करेगा, राइट। दूसरी चीज, जब हम ये कह रहे हैं एक एथलीट के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होंगे, देन ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छा रहेगा। अगर हेल्दी आयरन नहीं है, कमी है आयरन में, आरबीसीज की बनना भी कम पड़ जाएगा एंड अनहेल्दी आरबीसीज बनेंगे। तब क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई चेन है, जो ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन जो होती है, वो सही मात्रा में नहीं हो पाती। जैसे ऐसे हेल्दी सप्लाई होके सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, उसके बगैर ऐसे अनहेल्दी डीऑक्सीजनेटेड सेल्स होते रहेंगे। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि वी हैव हेल्दी आरबीसीज इन द ब्लड, एंड हेल्दी आरबीसीज के लिए हमें आयरन की जरूरत है। तो नॉर्मल रेंज इन द ब्लड क्या होगा? मैं यहाँ पे आपको सीबीसी की हीमोग्लोबिन लेवल्स पे नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि एथलीट्स में हीमोग्लोबिन एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, राइट। सो इसीलिए जरूरी है कि हम सीरम यानी ब्लड की आयरन या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या
ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन की वैल्यूज देखें एंड ये इसके नॉर्मल रेंजेस। अगर नॉर्मल नहीं है इनटेक, सप्लाई कम हो गया, देन क्या होगा कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन में ये 2-3 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी लगेगा कि इतनी सारे सीढ़ियां मैंने चढ़ दिया है, मतलब थकान। स्किन जो है वो पेल होना, यानी सफेद होना, वैसे पिंकिश होनी चाहिए हल्की सी, बट बिल्कुल सफेद होना। जैसे नेल्स हैं ये सफेद होना, ये भी पिंकिश होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक एथलीट के लिए जो हमें नजर आएगा कि वो जल्दी थक जाते हैं, मतलब इनकी बैटरी हमेशा लगता है कि डाउन ही चलता है, एंड इनका नींद बहुत जल्दी आ जाती है, जल्दी थक जाते हैं एंड हमेशा लगता है कि मैं सो जाऊं, राइट। सो ये मेजर सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं जहां पे आयरन की कमी हो। मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है आयरन की। मेल में एज यू नो कम होगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। बाकी सब मिनरल्स हम देखते हैं कि मेल में या ज्यादा होता है, इक्वल होती है फीमेल में, बट आयरन एक मिनरल है, आपको पता है कि बायोलॉजिकली इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है एंड काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो आयरन मेल में 19 है एंड फीमेल में 29। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इन द अडोलेसेंट एज, नॉर्मल अडल्ट से अडोलेसेंट एज में रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर आपके पास अडोलेसेंट एथलीट्स हैं, प्लीज आप ध्यान रखना कि इनकी आयरन पूरी तरह मीट हो, अदरवाइज इनकी जल्दी थकान होना, ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाना, जल्दी बीमार पड़ जाना एंड हमेशा टायर्ड रहते हैं एंड वो पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, यानी आप जितना मेहनत करते हैं आपके एथलीट्स के ऊपर वो रंग नहीं लाता। जिंक सोर्सेज ये हैं। जिंक सोर्सेज में आप अगर देखेंगे मेजरली सीड्स हैं एंड देखिएगी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं एंड अगर आप लिवर खाने को पसंद करते हैं, या आप ऐसा है कि कोई बात नहीं मैं पसंद करूं ना करूं, मैं मेरा एथलीट हो, एक अच्छा सा सोर्स सजेस्ट करूं जहां पे मुझे सारे मिनरल्स एंड विटामिन होनी चाहिए, वो है लिवर। आपको जितने भी आप स्लाइड्स देखेंगे ये मिलेगा, बट ये है कि हाउ यू कंज्यूम इट, थोड़ा सा किसी किसी में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, कंजम्पशन की इश्यूज है, बट अदरवाइज इफ दे कैन कंज्यूम, हर दिन अगर 100 ग्राम की भी लिवर कंज्यूम करा जाए देन इट इज फेयर इनफ टू एड्रेस ऑल दी विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बायोमार्कर दोनों में कर सकते हैं, सीरम यानी ब्लड से भी या यूरिन से भी। अगर ब्लड से करा है रेफरेंस इंटरवल होनी चाहिए 80 to 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अगर यूरिन है नॉर्मल रेंज है 0.2 to 1.3 मिलीग्राम, बट कोई भी हालत में रेफरेंस वैल्यूज 30 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर चला जाता है देन इट इज वेरी हार्मफुल इन द केस ऑफ सीरम। ये हार्मफुल सिचुएशन है, तो इसको बच के रहना पड़ेगा। क्या होगा अगर हमने सही मात्रा में जिंक कंज्यूम नहीं करा? जिंक अगर हमने सही मात्रा में कंज्यूम नहीं करा, ये शुरू होती है इवन ड्यूरिंग दी अर्ली एडोलेसेंस, जहां पे ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। ये अगर आप रिलेट करेंगे इसी वजह से है, जब कोविड शुरू हुआ था देन जनरल रिकमेंडेशन थी कि आप जिंक कंज्यूम करो। दिस इज वन रिलेशन वेयर दे सेड हाँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे टेस्ट एंड स्मेल की सेंसेशंस बहुत गिर जाती थी एंड किसी किसी में 1-2 दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं होता था, इसीलिए जिंक सप्लीमेंटेशन करने के लिए सजेस्ट करा गया है। अदरवाइज ऑल्सो कोविड हो ना हो, अगर टेस्ट बिल्कुल गिर जाता है या स्मेल नहीं होता, कोल्ड हो सकता है, अगर कोल्ड भी नहीं है फिर भी स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट पता नहीं चल रहा, देन इसका मतलब है आपका जिंक की कमी हो सकती है। दिस इज वन टिप। इम्यून सिस्टम तो वैसे भी खराब होता है, स्किन जो है वो
Dermatitis is a skin issues. Diarrhea and reproductive failure, ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो RDA क्या होगा? RDA for male is 17, female is 13.2. Adolescent, early adolescent 14.3 से शुरू होता है and पहुंचती है 17.6 in the late adolescence. Similarly 12.8 से शुरू होकर 14.2 पे पहुंचती है late adolescent पे जिंक की recommended dietary allowance. आयोडीन एक चीज है, जनरली हम जनरल पॉपुलेशन के लिए जब हम जिक्र करते हैं तब आयोडीन की बात करते हैं, बट अदरवाइज फॉर एथलीट्स ज्यादातर आयोडीन का डिस्कशन नहीं होता। फिर भी मैं यहाँ इस स्लाइड को इसीलिए डाला है क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ह्यूमन फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए आयोडीन की जरूरत है। जनरली क्या होगा, हमारी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करेगा, T3 एंड T4 को स्टिमुलेट करेगी ताकि हमारी मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। एंड एथलीट के लिए मेटाबॉलिज्म सही रहना जरूरी है। हार्ट वेलनेस एंड इम्यूनिटी को बरकरार रखता है। कंसंट्रेशन एंड इंटेलिजेंस को ये काफी ज्यादा असर करता है। इसलिए जो स्पोर्ट्स जहां पे कंसंट्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरी है, एज सब स्पोर्ट्स में कंसंट्रेशन जरूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई भी स्पोर्ट में ऐसा है कि कंसंट्रेशन की कम होना चाहिए, बट स्पोर्ट्स जैसे शूटिंग हो, आर्चरी हो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो, जहां पे आपको कोई भी शॉर्ट ऑफ अलर्टनेस आपको इंजरी हो सकता है इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, या कंसंट्रेशन आपका मेजर एरिया है इन शूटिंग एंड आर्चरी, याद रखना कि आयोडीन शायद एक न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान लेके जाना पड़ेगा। एंड सारी चीजें हैं जहां पे हमें फूड सोर्सेस होंगे, उसमें से मेजर सोर्स है वो सॉल्ट, वो भी आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो इसीलिए आपके एथलीट्स को प्लीज आप अगर रेकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज आयोडाइज्ड सॉल्ट को रेकमेंड कर लीजिए। एंड ऑल काइंड ऑफ सी फिश, राइट, स्ट्रॉबेरी एंड एग्स। जो एक्सेसिव स्वेटर्स हैं बिकॉज ऑफ विगरस वेट लॉस, इनकी रिक्वायरमेंट जो है जो नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसीलिए हमारी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट हमें हर हाल में पूरी करनी होगी। एंड ऑफ कोर्स एलीट एथलीट्स तो इतना ज्यादा हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं देन द बिगिनर्स एंड द लोअर डेवलपमेंटल स्टेज एथलीट्स, कि इनका रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कोई भी कारण आयोडीन हम सही मात्रा में नहीं सप्लीमेंट कर पाते हैं थ्रू आयोडाइज्ड सॉल्ट और या डाइटरी सोर्सेस, ये हो सकता है कि इनका थायराइड की हाइपर फंक्शन यानी थायराइड फंक्शन कमी की कारण बने। तो क्या रेकमेंडेड मेजर है? रेकमेंडेड मेजर है कि हम देखें कि हम थायराइड टेस्ट थ्रू ब्लड कर सकते हैं, जहां पे थायराइड प्रोफाइल जनरली करा जाता है, जहां पे TSH, T3, T4 करते हैं, या यूरिनरी आयोडीन करते हैं। बट यूरिनरी आयोडीन इज नॉट दैट वेरी, आजकल इतना ज्यादा नहीं करते हैं यूरिनरी आयोडीन में, बट ज्यादा जो रेकमेंडेड टेस्ट होती है वो फॉर आयोडीन इज द ब्लड टेस्ट, जहां भी इंटरवल होनी चाहिए 0.4 to 4.2 माइक्रोलीटर्स। अगर आयोडीन की कमी होती है, जो हम देखते हैं पहली चीज है थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे आपके नेक पोर्शन पे होगा, वो एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसकी वजह से कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुझे नॉर्मल टेम्परेचर में भी उनको चिल्स होते हैं, यानी उनको ठंडा महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे इतना पसीना बाकी सबको होता रहता है, वो तो बिना फैन भी चलते हैं। सो इट कुड बी वन सिग्नल, जरूरी नहीं कि उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो। हम इस पे अगर ध्यान दें एंड अगर टेस्ट करें, नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नहीं है देन इनको आयोडीन रिच फूड्स दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट वेट गेन, कोई बच्चा है स्पेशली इन वेट कैटेगरी एंड वेट रिस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स, उनको वेट लॉस करवाना है, जितना मर्जी आप वेट लॉस करवाने की कोशिश करें बट इनका वेट लॉस नहीं होता, हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी उनका वेट गेन
होता जाता है। एक और सिम्टम है जहाँ पे हमें पहचान में हमें नजर रखना पड़ेगा कि आयोडीन की कमी है कि नहीं। थकान तो कॉमन सिम्टम है, हर विटामिन मिनरल में अगर कमी है तो थकान तो कॉमन है। इसके साथ साथ बाल बहुत ही ड्राई हो जाना जल्दी, राइट, ग्रोथ पे असर होना, एंड कोई भी बच्चा अगर किसी का नेक पोर्शन जो है अगर अबनॉर्मली बड़ा हो, देन ये हो सकता है कि इनकी थायराइड ग्लैंड की जो सेक्रेशन है वो सही नहीं है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, एंड गॉइटर हो सकता है जहाँ वो विजिबल हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान नजर रखना है। आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट्स है हम माइक्रोग्राम्स में देखते हैं, नॉर्मल है फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड जेंडर। चलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम भी ज्यादा जिक्र नहीं होता इन जनरल, स्पोर्ट्स में बहुत कम जगह पे मैंने देखा है आयोडीन एंड क्रोमियम जिक्र करना, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ये दोनों चीजें भी ऐड कर दूं। क्योंकि क्रोमियम एक है आयोडीन मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्रोमियम है जो इंसुलिन पे अफेक्ट करता है। एंड आपको पता है इंसुलिन की जो स्टेटस है जितना हमारे शरीर में होना चाहिए उतना नहीं है, देन हमारी जो मेटाबॉलिज्म में असर करेगा। इसीलिए क्रोमियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो आपके सामने फूड सोर्सेस हैं। फूड सोर्सेस में नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस, मिल्क, हरे पत्ते की सब्जियां, इमली भी शामिल है फूड सोर्सेस में। जनरली क्या देखते हैं कि एथलीट्स नॉन एथलीट का कंपैरिजन अगर हम करेंगे, देन एथलीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि ये ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्रोमियम की जो कमी है देखा नहीं गया है, इट इज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड, बट ये है कि अभी अभी मतलब वेरी रिसेंटली स्टडीज हैव बीन स्टार्टेड इन एथलीट्स फॉर क्रोमियम। तो अभी देखते हैं कि एक्सरसाइज की वजह से यूरिन में क्रोमियम जा सकता है, इसीलिए हमें क्रोमियम की इनटेक शायद ज्यादा करना पड़ेगा। दिस इज स्टिल इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हर हाल में ऐसे ही है, बट यस रिसर्च चल रहा है एंड there is urine loss in athletes who are extensively working. And diet का तो हमें करना पड़ेगा टू कॉम्पनसेट दिस। तो बायोमार्कर क्या होगा, ब्लड टेस्ट से होगा एंड यूरिन से भी होगा। ब्लड टेस्ट की रेफरेंस वैल्यूज है 0.1 to 0.2 एंड यूरिन की रेफरेंस वैल्यूज है अगेन 0.1 to 0.2। ये वो लीटर है, ये पर डे का रेफरेंस वैल्यूज है। बेस्ट इंडिकेटर जो है हम देख सकते हैं या प्लाज्मा क्रोमियम देख सकते हैं जो माना जाता है, यानी ब्लड इंडिकेटर विल बी बेटर। अगर क्रोमियम की कमी हो, सिंपल सी बात है, वेट लॉस होता है एंड न्यूरोपैथी होती है, इसके साथ साथ इम्पेयर्ड जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस कम होती है। इनका जैसे डायबिटिक लोग की इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, वैसी लोगों को बहुत ज्यादा क्रोमियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। फैट मेटाबॉलिज्म काफी असर करेगा, इसका मतलब ये है कि ये लोग काफी हेल्दी होने की चांसेस होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी किसी किसी में वेट लॉस भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा जहां पे इनकी मसल कंट्रैक्शन एंड न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में काफी दिक्कतें होंगी। क्रोमियम के आरडीए मेल एंड फीमेल अडल्ट में ही रेकमेंड करा है ICMR NIN ने, वो 50 माइक्रोग्राम्स है। हम सेम अप्लाई कर सकते हैं फॉर अडोलेसेंट एज ग्रुप। लास्ट चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की ओर, जिसके बारे में मैं कल बात कर रही थी। आई हैव 9 minutes, आई थिंक 11 minutes टू फिनिश इट ऑफ। मैं कोशिश करूंगी इससे पहले ही फिनिश करूं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे ज्यादा मैंने आपको पहले ही बताया था, सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट एक एथलीट के लिए। बट हमें ये याद रखना है कि जनरल रिकमेंडेशंस तो मैंने बताया, बट एक एथलीट के लिए वन साइज फिट ऑल, यानी कि ये रेडीमेड की तरह हर किसी को एक ही रिकमेंडेशन काम नहीं करेगा।
स्ट्रिक्टली ये टेलर मेड है, हर एथलीट को उनकी अपनी रिक्वायरमेंट को नापना पड़ेगा, एंड ये एक एक एथलीट को अलग अलग है, इतना अलग है कि लोवेस्ट रेंज 230 मिलीग्राम पर लीटर का स्वेट से सोडियम जाता है, एंड किसी किसी में 2000, यानी ऑलमोस्ट 9 टाइम्स की डिफरेंस है किसी एथलीट में किसी और के साथ कंपैरिजन में। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम सोडियम की रिकमेंडेशंस जो है वो कॉमन ना रखें। एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे, जहां पे गेम के हिसाब से भी देखा गया है कि कौन से एथलीट्स या स्पोर्ट के बेसिस पे स्वेट लॉस हुआ, एंड सबसे ज्यादा स्वेट लॉस देखा गया है इन फुटबॉल प्लेयर्स। क्या चीजें हैं ऐसे स्वेट पे असर करेगा एंड सोडियम लॉसेस पे? पहली चीज है क्लाइमेट। जिस क्लाइमेट पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट की लॉस हो सकती है। हमने हीट एक्लेमेटाइजेशन सही नहीं करा, देन ये भी एक वजह हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट की लॉस बहुत ज्यादा हो। स्पोर्ट्स केयर एक ऐसा चीज है जहां कोई चॉइस नहीं है, तो ऐसे स्पोर्ट्स में जहां पे बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स गियर की यूज करें तो उनके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ती जाती है वहां पे भी ज्यादा स्वेट होगा ऑब्वियसली, देन उसके बेसिस पे भी ये होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। जितना वॉल्यूम आप ट्रेन करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा कौन से टाइम ऑफ द डे आप ट्रेनिंग करते हो इससे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि हम जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें ये सारी चीजें हमें मायने रखना मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। इट इज नॉट वेरी सिंपल, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट आई हैव स्टेटेड। इसके अलावा आपका विंड स्पीड, टेक्सचर ऑफ द क्लोथ्स, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगी। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम इनको रेकमेंड कर रहे हैं। तो फाइनली अगर हम देखें कि क्या एक कॉमन मैसेज है जो मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जो जो एथलीट्स लो कैलोरी डाइट पे जा रहे हैं उनको मिनरल्स की कमी होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट की बात करते हैं देन ये देखा गया है कि जो वेट रिस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स यानी वेट कंट्रोल करते हैं जहां पे वेट कैटेगरीज आते हैं या एथलेटिक स्पोर्ट्स जैसे जिम्नास्टिक हो गया, इन एथलीट्स में भी मिनरल्स की कमी पाया गया है। इसकी वजह से सीधा असर होती है परफॉर्मेंस पे। एफिशिएंसी का जरूरत नहीं है कि वो सारे सिम्टम्स हमें दिख जाएं, किसी में दिखता है किसी में नहीं दिखता। दूसरी चीजें हम कंफ्यूज हो सकते हैं जहां पे हमें कॉमन सिम्टम्स नजर आए, तो इसीलिए जरूरी है कि हम एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। दूसरी चीजें जितना हो सके वो हम कोशिश करें कि बायोकेमिकल पैरामीटर से मैच करके देखें कि इनकी रिक्वायरमेंट हुआ ना हुआ, पूरी हुई ना हुई हो। तीसरी चीज है कि इनकी इनटेक मेजर करें कि इन्होंने जो खाया है, जो भी एथलीट्स ने जो खाया है उनकी जो डाइट है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसीलिए काफी ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है जब हम मिनरल्स एंड विटामिन्स की बात करते हैं कि ऑफ हैंड यूनिवर्सल रिकमेंडेशंस करना इज नॉट एडवाइजेबल। बट ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो ये है आपको जो जानकारी में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आई हैव फिनिश्ड विद इन द टाइम। अगर कोई सवाल हो आई विल स्टॉप शेयर, यू पीपल कैन ask me questions now. अगर आज नहीं हो पाता then you can ask. It always happens, just give me a moment. मेरा system I don't know this gets hang आपका
चलिए, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि आपका मेन सेशन है. यू आर लेफ्ट विथ ओनली 5 minutes, so I will take the questions for 5 minutes and then yes, Azaruddin. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, Azaruddin. इट वाज नाइस सेशन मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैम आपने, बहुत अच्छा मैम, अच्छा भी लगा मैम, आपकी सारी चीजें समझ में आई मैम. आपने अभी जो बताया एक मैडम आपने वो चार्ट दिखाया था इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर वेट लॉस बाय स्वेटिंग, मैम उसका चार्ट दिखा दो मैम एक बार प्लीज. उसमें मैडम उसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मैम उसका एक बार. नहीं, जी अब मैम. मैं आपको ये पूरा PDF दे रही हूँ, पूरी मेरी प्रेजेंटेशन को. डोंट, ओके.